मैंने देखा है तो नहीं हो रही थी तो बता दिया चलिए आपको। मेरे साथ साथ याद करा दिया आपने करें, लेट वैसे क्या किया? अगर रिकॉर्ड ना हो रही हो तो मुझे बता दिया करें साथ साथ। जी, हम अल्टरनेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा। अल्टरनेट सोल्यूशन में ये होता है कि जब हम सिस्टम एक डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारे साथ कैसे काम करेगा, इन फ्यूचर उसका अगर हम एक्सटेंड करते हैं या उसके अंदर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमारे पास अल्टरनेट कितने सोल्यूशंस हैं उसके। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका हमारे पास बैकअप कितना है, कि उसके कितने सॉल्यूशंस हैं, और हमने लास्ट पे वो सिस्टम सिलेक्ट करना है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फुलफिल होगा। अब ये चीज़ नहीं है रिक्वायरमेंट्स के अंदर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, कोडिंग आ जाती है, यूज़र सर्टिफिकेशन आ जाती है। बेटा रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने अपनी टीम वर्क को भी देखना है, हमने अपनी कॉस्ट भी देखनी है, हमने अपना टाइम भी देखना है, ठीक है, और यूज़र को भी हमने देखना है। जो सिस्टम इन सारी चीज़ों के ऊपर फुलफिल आएगा हम फाइनली उसको सिलेक्ट करेंगे। आगे आता है फिजिबिलिटी स्टडी। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? कोई भी सिस्टम जो है ना, जो अफोर्डेबल होता है या एक्सेप्टेबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए फिजिबिलिटी को हम यूज़ करते हैं। अब फिजिबिलिटी होती क्या है? A feasibility study is used to find where the proposed system is feasible. This decision depends upon different issues such as financial and time limits. वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि हमने सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देखना होता, हमने बकायदा उसका पूरा टाइम एंड कॉस्ट को देखना होता है। अब फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली ये स्टडी जो होती है ये आपको इस चीज़ पर इंश्योर करती है, ये फाइंड करती है कि जो आप सिस्टम बना रहे हैं क्या वो फिजिबल है या नहीं है। अब फिजिबल से मुराद ये है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं या जो चीज़ें आप बना रहे हैं वो आपकी कौन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अगर आपने वो सिस्टम बनाया, क्या उस सिस्टम से आपका कोई कॉस्ट पर इफेक्ट होगा। मतलब कॉस्ट तो एक लिमिट है ना, एक हमने कॉस्ट डिफाइन कर दी है कि इस सिस्टम के लिए ये कॉस्ट हमारी लगेगी। अब उसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी हमें उसको देखना है। आपने फाइनेंशियल इश्यूज को हम चेक करेंगे, उसके टाइम लिमिट्स को चेक करेंगे। देखिए मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि जब टाइम हम बढ़ता है, जब टाइम एक्सटेंड किया जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कॉस्ट होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि टाइम जैसे ही आपका एक्सटेंड होगा इसकी कॉस्ट भी आपके साथ एक्सटेंड कर ली जाएगी। अब फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद हमारे पास प्राइमरी प्लान आता है। अब ये जो प्राइमरी प्लान होता है ये कोशिश कर रहा होता है फाइंडिंग ऑल इन रिटन फॉर्म ऑफ द अप्रूवल। It is also called feasibility report. It is normally submitted to the top managers of the organization. They can accept, modify or reject the report. अब प्राइमरी पूरी इन्वेस्टिगेशन की मैं आपको छोटी सी स्टोरी की फॉर्म में समझा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सबसे पहले जब आप सिस्टम बनाएंगे तो सबसे पहले आपने चेक करना है इस सिस्टम की ज़रूरत कहाँ पर है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपने ये चेक करना है कि वो जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। ये चीज़ें हमने सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के अंदर चेक करनी है। फिर जब आप मूव करेंगे सिस्टम स्कोप के ऊपर बेटा, तो फिर उसके बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है कि वो जो आपका सिस्टम बना रहे हैं क्या वो रिड्यूस कर रहा है आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को या नहीं कर रहा। उसका आपका फ्यूचर के अंदर क्या स्कोप होगा, फ्यूचर के अंदर आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप कोई चीज़ दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर तो उसके ऊपर कोई लॉस या फ़ायदा जो भी होगा वो चीज़ आपने इसके साथ डिस्कस करनी है। आगे आपके पास अल्टरनेट सोल्यूशन आ जाता है। अल्टरनेट सोल्यूशन के अंदर बेसिक चीज़ें ये हमने चेक करनी होती हैं कि जो चीज़ें आप बना रहे हैं क्या उसके अल्टरनेट सोल्यूशन है भी सही या नहीं। अल्टरनेट सोल्यूशन इसका जो बैकअप होगा तो फाइनल आपने वो सिलेक्ट करना होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा होगा। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है कि आपने पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी करना है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या वो फिजिबल है या नहीं है। उसके डिसीजन चेक कर रहे हैं कि वो जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, क्या आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपका टाइम बढ़ रहा है, ये चीज़ें। और प्राइमरी प्लान के अंदर जो चीज़ें आपने ऊपर सारी डिस्कस की हैं आपने उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले आना है, रिटर्न फॉर्म में लेकर आना है। और उसको अप्रूव बेटा हमेशा वही करता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो प्रोजेक्ट को चला रहा होता है। उसके पास जब रिपोर्ट जाएगी वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है
या अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, अगर वो मॉडिफाई करना चाहे तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। ये मेरे पास था प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। आगे मेरे पास बेटा एक टॉपिक आता है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पेपर में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, एंड टी का मतलब होता है थ्रेट एनालिसिस। ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन सबको हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? स्वॉट एनालिसिस बनेगा, जिसके अंदर हमने स्ट्रेंथ भी प्रोजेक्ट की देखनी है, उसकी वीकनेस भी देखनी है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी है, और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने हैं, उसके थ्रेट्स भी देखने हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जी एक बेटा बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? एक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, एक मैप है। जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आपने इस फ्रेमवर्क के ऊपर इसको चेक करना है, क्या जो चीज़ आप बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या जो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो, वो इस फ्रेमवर्क को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसके ऊपर जब फुलफिल करेगा तो फिर आप फाइनल एनालिसिस बनाएंगे कि जो चीज़ें आपने बनाई हैं आप इसका चेक करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस वगैरह। G is a framework for identifying and analyzing the internal and external factors that can have impact on visibility of a project, product, place on a person. देखिए, ये आपके पास फ्रेमवर्क है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी प्रोजेक्ट की चेक करता है, आपके प्रोडक्ट को चेक करता है क्या ये इसके ऊपर फुलफिल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, कि इंटरनली उसको क्या होगा और एक्सटर्नली क्या होगा, उन दोनों चीज़ों को चेक करेगा आपका ये स्वैट एनालिसिस। स्वैट एनालिसिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस एंटिटीज, बट इट आल्सो यूज्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन and to least degree individuals for the personal assessment. Additionally, it can be used assess a initiatives, product or project. देखिए, कॉमनली जो यूज होता है बिजनेस एंटिटीज के लिए, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप इसके अंदर एक चीज चेक करिएगा कि कोई भी बंदा है, अगर इंडिविजुअल भी कोई बंदा है या कोई कंपनी है, ठीक है, जब वो एप्लीकेशन बनाएगी तो उसने एनालाइज करना है कि वो जो आपने चीज़ें बनाई हैं क्या वो इस एनालिसिस के ऊपर, स्वाट के ऊपर फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। उसने उसकी स्ट्रेंथ भी प्रोजेक्ट की चेक करनी है, उसने उसके ऊपर इसकी वीकनेस भी चेक करनी है, इसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी चेक करनी है, और थ्रेट्स भी चेक करने हैं कि इसके कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। तो बेसिक इसका मकसद आपको समझ आ गया कि इस एनालिसिस का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आ जाती है। फ्रेमवर्क इसके लिए credited to Albert Humphrey, who tested the approach in the 1960 centuries and 1970 centuries at the Stanford Research Institute, developed for the business and based on data from the Fortune 500 companies. The SWOT analysis has been adopted by the organization for all types and as an aid to be making decisions. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बेटा पता क्या है? कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपका इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, अगर एडवांटेजेस की बात आएगी तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होगा कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे इस्तेमाल होता है? अब आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपने वो बनाना है। जब आपने वो प्रोजेक्ट बना लिया तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इन फ्यूचर आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी, इन फ्यूचर कैसे कैसे आप इसको मज़ीद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो आप किसके थ्रू करेंगे? इसी एनालिसिस के थ्रू आप करेंगे। स्वॉट एनालिसिस इज, अच्छा अब आता है व्हेन एंड व्हाई यू शुड डू अ स्वॉट एनालिसिस, कब और क्यों आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस इज ऑफन यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ एज part of the static planning exercise. The framework is considered a powerful support for decision making because it enables an entity to uncover opportunities for success that were previously unarticulated, or to highlight threats before they come overly burdensome. For example, this exercise is identify a market niche in a which business has competitive advantage, or help individuals plot career success by the
pinpointing a path that maximizes their strengths while alternating them to threats and can that achievement. देखिए ज़रा, आप इस बात को समझिएगा कि ये आपको कब और कहाँ पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात तो ये है कि जब आपको किसी भी प्रोजेक्ट की डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जब आपने अपने प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना होगा तो तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपको रिस्क है, मतलब आपको एक थ्रेट है, आपको एक डर है कि इन फ्यूचर में भी इसका ये काम ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर कि फ्यूचर के अंदर इसके अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप मज़ीद इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप देखकर जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप ये पूरा एनालिसिस करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि वाकई जो आप चीज़ बना रहे हैं इन फ्यूचर इसका फ़ायदा है या नहीं है। क्या इन फ्यूचर ये आपको लॉस कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। या आपका जो, अगर आपका फॉर एग्जांपल जो आप सिस्टम बना रहे हैं उसके ऊपर फुलफिल नहीं करता, तो आप उस सिस्टम के अंदर चेंजिंग करेंगे और आपको इसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। आप ज़रा ये चीज़ें देखिए ज़रा, एनालिसिस की कि स्ट्रेंथ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, वीकनेस के अंदर क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या होती हैं और थ्रेट्स के अंदर क्या होती है। अब स्ट्रेंथ को ज़रा देखते हैं। व्हाट डज योर ऑर्गेनाइजेशन डू बेटर देन द कंपटीशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ बेहतर है या जो कंपटीशन चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो किसी वही एप्लीकेशन अगर कोई और बंदा बना रहा है सेम, ठीक है, तो उसके मज़ीद पॉइंट्स कौन कौन से हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में नहीं है, जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ बेसिकली आपको वो चीज़ शो करेगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। अब वीकनेस को अगर हम चेक करें, व्हाट डज योर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इम्प्रूव अपॉन, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपका जो सिस्टम है उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ के आपके सिस्टम के अंदर खामी है, उस चीज़ को आप ख़त्म करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या होता है, व्हाट मार्केट ट्रेंड्स कुड लीड टू इंक्रीज सेल्स। अच्छा, किस चीज़ के थ्रू या कौन सी चीज़ ऐसी करें जिससे आपकी ये जो चीज़ है मतलब मज़ीद बढ़ जाए, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू मज़ीद बढ़ जाए। या जो चीज़ आपकी ट्रेंडिंग में आ रही है आप उस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपॉर्चुनिटी से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ आप बना रहे हैं क्या वो मार्केट ट्रेंड में है या नहीं है, ठीक हो गया। या जो चीज़ आप बना रहे हैं इन फ्यूचर आपको वो फ़ायदा देगी या नहीं देगी, क्लियर। अब थ्रेट्स के अंदर क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस कंपटीटर्स हैव ओवर योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है, आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, आपको मज़ीद किस चीज़ का नुकसान हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं, कौन कौन से उसके क्या नाम है नुकसानात हैं। वो सारी चीज़ें जितने भी थ्रेड्स होंगे वो आप इसके थ्रू आप जज कर सकते हैं। बेसिक ये एनालिसिस आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सिस्टम के लिए बनाते हैं। जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या कोई भी सिस्टम आप क्रिएट करते हैं तो उस सिस्टम को आप इस एनालिसिस के थ्रू बनाते हैं। इसको देखकर, इसके फ्रेमवर्क को देखकर आप बनाया जाता है। बेसिकली आपके पास एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिर्फ आपने क्या करना होता है इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस फ्रेमवर्क के ऊपर लाना होता है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं, इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा एलिमेंट्स को। देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एज इट्स नेम स्टेट्स अस्वाट एनालिसिस एग्जामिन्स 4 एलिमेंट्स। स्ट्रेंथ आ जाती है, इंटरनल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, आपके रिसोर्सेज आ जाते हैं और सपोर्ट आ जाती है, और आउटकम आपको क्या मिलेगी, आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको इससे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ पे आ जाता है। अब वीकनेस की बात करें तो वीकनेस के अंदर इंटरनल इश्यूज आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स, रिसोर्सेज दैट वर्क अगेंस्ट अ सक्सेसफुल आउटकम, कि जो आपकी आउटकम आपने सोची हुई है कि ये आपकी आउटकम आएगी, ठीक है। अब आपने वो फैक्टर्स को देखना है कि अच्छा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरा ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट के आउटकम में फ़र्क आ सकता है, या मेरे प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू कम हो सकती है, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर का सबब बन सकता है। तो वो बच्चे आपने वीकनेस के अंदर डिस्कस करना है।
अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? एक्सटर्नल एफर्ट्स दैट द एंटिटी कैन कैपिटलाइज ऑन द यूज ऑफ इट्स एडवांटेज, कि कौन कौन सी फ्यूचर में आपको इसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं, या मज़ीद आप इसमें कौन सी चीज़ें चेंजिंग करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं कि वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके। देखिए, जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो दो किस्म की चीज़ें आती हैं, दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है कि जो कहती है कि नहीं जी, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके। तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपने जो चीज़ बनानी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कि वो इस चीज़ को स्टैंड कर रही हो कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप उसको अवेल करें। थ्रेट्स आ जाते हैं इसके जी, किन किन चीज़ों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स बेसिकली क्या होता है, बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं उनको ये डिस्कस करता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें चेक की जाती हैं कि जो आप बना रहे हैं उसके नुकसान क्या हैं, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है तो आपने उसका स्वैट एनालिसिस करना है, ठीक है। उसकी बेस पे आपको बनाना है। अब क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि स्वैट एनालिसिस होता क्या, डिफाइन करें, ठीक है। या वो कहता है कि इसके कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं, तो फिर आपने बताना है उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स वगैरह आपने बताना है। तो फिर इस किस्म की काफ़ी सारे शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे जी, a SWOT analysis is a matrix is often used किधर गया जी, a matrix is usually identify under each of these four elements. A SWOT matrix is usually a square divided into four quadrants, with each quadrant representing one of the specific element. Decision makers identify and list specific strength in the first quadrant, weakness and next opportunities, and the lastly threats. देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि डिसीजन मेकिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, मैं आपको अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ बनाई है, आपको फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर के अंदर ये क्या होगी या फ्यूचर के अंदर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो आप उसको चेक करने के लिए डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद जब आईसीटी की क्लास थी तो मैंने आपको डिसीजन मेकिंग की एक एग्जांपल दी थी, शूज़ वालों की दी थी। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल कैसे होता है। समझ आ गई बात की? अक्सर यस पूछा जाता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए स्वैट एनालिसिस का इस्तेमाल कैसे होता है, तो आपको फिर बेटा ये एक्सप्लेन करना होगा। बच्चे एक बात याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या काम, इसको याद करने का, समझने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पूरा टॉपिक को 2-3 दफ़ा गो थ्रू करें इसको, उसके बाद आप उसके मेन पॉइंट्स बनाएं और उन मेन पॉइंट्स को आप अपनी ज़ुबान में लिखें, जो आपने समझा है उसको आप नीचे एक्सप्लेन करें। हेडिंग आपकी वही होनी चाहिए, लेकिन नीचे जब आप इसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे आपको उसकी समझ आई हुई है। जी, आगे चलते हैं ज़रा हम। जी, एंटिटीज अंडरटेकिंग अ स्वॉट एनालिसिस कैन अप टू द यूज any one of the various SWOT analysis templates existence. These templates are generally versions and standard for content. Basically इसको template का नाम भी दे रहा है। template क्या होता है, एक framework ही होता है, सिंपल अगर आपको मैं समझाऊं, या एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पे आप ये एनालिसिस बनाते हैं। इसके 4 मैट्रिक्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, SWOT, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। अब आगे आता है हाउ टू डू अ स्वैट एनालिसिस। अ स्वैट एनालिसिस जनरली रिक्वायर डिसीजन मेकिंग। वही बात रिपीट हो रही है जो मैंने आपको समझाई है कि डिसीजन मेकिंग के लिए फर्स्ट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव दे होप टू अचीव द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव और इंडिविजुअल, कि आपने जो बिजनेस बनाया है, आपने जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो आपके पॉइंट्स हैं उनको
उसको अचीव करने के लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम को बेहतर बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। From their decision makers list the strength and weakness as well as opportunities and threats. जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों थ्रेट्स, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को मद्देनजर रखना पड़ता है, जिसकी बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। Various tools exist to guide decision making through the process, often using a series of questions under each of the four elements. For example, decision makers may be guided through the questions such as what do you do better than anyone else? Yeah, what advantage you have to identify strength. They have been asked where do you need improvement to identify weakness. Basically ये है कि इसके जो वेब एनालिसिस टूल्स हैं फोर, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए होते हैं। अब क्या क्या हो सकता है कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी कौन कौन से एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप कहाँ पर उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये डिसीजन मेकिंग से आप कर सकते हैं। इसकी वीकनेस को आप डिसीजन मेकिंग से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, सेल्स क्या होंगी, वो आप डिसीजन मेकिंग से चेक कर सकते हैं। ठीक है, या कंपटीटर्स जो उनसे हैं मार्केट के अंदर, उनको आप कर सकते हैं चेक। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज या थ्रेड्स होंगे वो आप डिसीजन मेकिंग के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। बेटा यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। क्लियर है बेटा? जी देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। SDLC क्या था, लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा, उसके फेजेस को हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया, फिर हमने स्वैट एनालिसिस को डिस्कस किया। अब इसके अंदर एक टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी है। लेंथी से मुराद ये है कि थ्योरी का टॉपिक है, बहुत आसान है, उसको आपने असाइनमेंट के तौर पर लिख कर लाना है और याद करना है। लास्ट जो बेटा मैंने आपको चैप्टर दिया था असाइनमेंट के तौर पर, वो मैंने रिपीट नहीं करना, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है। जिन लोगों ने असाइनमेंट बनाई है उनको पता होगा। मुश्किल है या आसान है बेटा जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी? जी समझ आ गया सर। आप वाली असाइनमेंट बता दें जो आज आप। जी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ये मेरे पास कोर्स आउटलाइन है, नज़र आ रही है सबको? नज़र आ रही है? बोलें तो यस सही। सर, आ रही है। देखें, हम बताइए। चैप्टर, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे ये वाला। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 था ये मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था। ठीक है, ये मैंने रिपीट नहीं करना, मैं अगेन बोल रहा हूँ। ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो था SDLC ये करवाया, SDLC के फेसेस से वो मैंने करवाए, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको करवाई और स्वैट एनालिसिस करवाया। आपकी असाइनमेंट ये है कि सिस्टम प्लानिंग के ऊपर आपने असाइनमेंट लिख कर लानी है। आपने सिस्टम प्लानिंग भी इसको बोला जाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग भी बोला जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लानिंग भी उसको बोला जाता है। ठीक है, आपने इसको बेटा सर्च करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मुझे बोले, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा। आपने इसको अच्छी तरह सर्च करना है। सिस्टम प्लानिंग के अंदर आपके पास एनालिसिस आ जाती हैं, एनालिसिस की टाइप्स आ जाती हैं, फिर इसके बाद आपके टाइम पीरियड आ जाता है, आपकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिस्टम प्लानिंग के अंदर आपके पास आ जाती हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, प्लानिंग वाला फेज़ मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दे दिया। ठीक है, ये बेटा आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक मुझे जमा करवा देनी है, बस यही आपकी असाइनमेंट होगी। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक आपने मुझे जमा करवानी है, नेक्स्ट क्लास के बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो चीज़ मैं आपको बेटा असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ ये मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ये बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ।
आपने इनको याद करना है और हैंड रिटन फॉर्म में ला कर देना है, नॉट अ सॉफ्ट फॉर्म। हार्ड फॉर्म के अंदर ये चीज़ मुझे चाहिए। सिस्टम प्लानिंग को कर रहे हैं। अगला हमारे पास चैप्टर इंशाल्लाह होगा 6। इसके टोटल चैप्टर जो से 15 है और अभी हम 6 के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, ये भी प्लानिंग वाला आ जाता है सारा। प्रोजेक्ट एवोल्यूशन कैसी होती है, इसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। हम इंशाल्लाह ताला ये पूरा चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आगे आपका प्रैक्टिकल थोड़ा काम शुरू हो जाएगा, यूज़ केसेस आप बनाओगे, डायग्राम्स आप इसकी बनाओगे। ठीक है, फिर आगे डायग्राम वाला सारा काम हो जाएगा। आप इसकी डायग्राम बनाओगे, सिस्टम डायग्राम बनाओगे, यूज़ केसेस बनाओगे। उसमें फिर आपको ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। 7, 8, 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके अंदर आपकी डायग्रामिंग आ जाती है सारी, आपके यूज़ केसेस आ जाते हैं, आपके टूल्स आ जाते हैं जो आपने खुद बनाने होंगे। ये इंशाल्लाह ताला जब आएगा तो हम इसको ज़रा डीपली डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं। DFD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपके एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है। DFD आप MPhil के पेपर दें तैयार, उसका एंट्री टेस्ट दें उसमें पूछी जाती है, मास्टर लेवल पे दें उसमें पूछी जाती है, FCPS के एग्जाम्पल जो होते हैं उसके अंदर पूछी जाती है। डाटा फ्लो डायग्राम ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, डिटेल में इसको पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आपके सारे क्लियर करवाएंगे, टेंशन ना लें। बस जो काम आपको दिया जाए आपने उसको अच्छी तरह से कर करवाना। क्लियर होगी बात? जी सर आ रही है। सर अब मेरा तो बता दे, मैं क्लास के बाद सेंड कर दूं सर जी लिख आप के। मुझे सर मेरी सेंड कर दें। तबीयत इतनी खराब है, मैंने यार मुझे लिखी ना एक्सक्यूजेस मत दिया करें, आप सर मुझे फिर सेंड कर शाम को दें। ही करूंगी। सर आप भी कभी मान ही लिया करें बंदे की सच्ची में खराब हो जाती है कभी कभी कभी। बेटा मुझे सर एक्सक्यूजेस मैं मत मैं दिया। शाम को कर दूंगी दोनों। जब मैंने कह दिया मुझे अच्छा सेंड सर कर जी दें तो कर बात देती हूँ, ख़त्म पता है होगी। आपको। बहस ना करें, आप यस मुझे सर। सेंड कर दीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी। जो आप असाइनमेंट बना रही हैं, सर कर दूंगी। ठीक है, जो आप जी लोग असाइनमेंट्स बना रहे हैं सारे, उसको आप अपने पास संभाल कर रखें। जैसे ही आपकी में भी जुलाई में या अगस्त में जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी, मैंने आपसे वो असाइनमेंट आपसे ले लेनी है। क्लियर? असाइनमेंट्स अपनी जी सर। संभाल के रखें जी ताकि आपको याद रहे। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं तकरीबन सबके। ये जो आज पढ़ा है इसके नोट्स भी मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा मुझसे पूछ ले। जी क्वेश्चन है सर कोई? क्वेश्चन तो कोई नहीं है सर, लिंक सेंड कर दें जो लेक्चर हो चुके हैं उनके। तो असल में यहाँ पे नेट का काफ़ी इशू होता है, और यूट्यूब पे अपलोड करने पे ना बड़ा टाइम लग जाता है इसका। चले मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ना इसका कोई ना एक परमानेंट सोल्यूशन मैं आपको ला कर दूँगा। तभी मैं आपको कहता हूँ कि जब सर लेक्चर आप आप लोग हर जब आप दफा ऐसे लेक्चर ही ले रहे कहते होते हैं। हैं तो अपने पास पेंसिल और नोटबुक साथ रखा करें। जो जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा था उसको साथ साथ लिखते जाया करें। ठीक है, स्लाइड्स में आपको वैसे सेंड कर देता हूँ, तो आप जब उसको दोबारा रिवाइज करेंगे लेक्चर को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? सर वो मॉडल्स वाले नोट्स भी मेरे पास नहीं थे, वो ऐसे ही वो मैंने मेरे ग्रुप रह में गए भेजे थे बेटा। दरम्यान। 2 मॉडल मैंने याद। सर आपने 2-3 ही भेजे हैं, 2-3 के नोट्स भेजे हैं, जाइल अच्छा के मैं आपको वीक एक और के बात और वो बताऊँ, एक और सब लोगों आया के था। पास इंटरनेट होता है कि नहीं होता? सर होता है ना सर, सर्च किया करें। वो आपने पढ़ाए मेरी तो वो बात तो मुझे सुन लेना, समझ आ मेरी बात जाता सुन है लेना, सर। मेरी बात सुन लेना पहले। सर्च किया करें, जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे डिस्कस किया करो। आप लोग वो सारे गूंगे, बस सुनते हो और बस जाके कान से निकाले और सो गया। बेटा जो चीज़ पढ़ाई जाती है सर उसको अब खुद कर सर्च किया लेंगे करो, सर, उसको चेक किया करो। ये आपको काम ही इतने होते हैं, आप कौन सा फ्री होते हैं। लेक्चर आप सर तैयार आप हुआ तो कर देंगे। जी मेरी कोशिश सर होती है कि कर मैं देंगे। करूँ अल्लाह के बंदे। यस सर करेंगे, बताऊंगी सर कोई सर्च किया तो आया तो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं खुद थोड़ा सा बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। मेरा अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है एमफिल का, रिसर्च का, तो उसके में मुझे काफ़ी ज़्यादा ना हार्ड वर्क करनी पड़ रही है, टाइम लग रहा है। इस वजह से टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो
अल्लाह करेगा जल्दी हमारा वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो मैं इंशाल्लाह ताला ना जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं आपके सारे अपलोड कर दूँगा। बस थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, जैसे ही मैं थोड़ी सी फिजिबिलिटी बनती है तो मैं आपका ना वो कर दूँगा। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? क्लास एंड होने वाली है, 1-2 मिनट रह गए। अगर किसी नो बच्चे सर। का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछो। असाइनमेंट्स अपनी बनाओ, ठीक ठाक टाइम पर सबमिट करवाओ, क्योंकि आगे स्टडी बहुत मुश्किल है। मास्टर की तो है ही है मुश्किल, आगे इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो दौर चला गया कि रट्टा लगाया और पास हो गए, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। जब तक मेहनत नहीं होगी तो आगे बंदा क्लियर नहीं कर सकता। कंसेप्ट यहाँ पे बनेंगे आपके तो आगे आपको काम आएगा। अपने कंसेप्ट क्लियर करें बजाय आप उसको रट्टा लगाने के। बेशक एक टॉपिक को 2-3 दफ़ा आराम से सुकून से स्टडी करें, मेन पॉइंट्स उसके लिखें, उसको एक स्टोरी की फॉर्म में याद करें, उसका अपना एक कॉन्सेप्ट बना लें, ताकि कभी भी लाइफ में आपको कोई वो टॉपिक आए तो आपको पता हो कि इस टॉपिक के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। जी क्वेश्चन सर किया ठीक है। करें, क्वेश्चनिंग किया करें, ताकि आपको आपके नॉलेज में इजाफा हो और बाकियों को भी पता चले। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते, ये आपको सर सबसे बड़ी इंशाल्लाह प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में सर करेंगे सर, मैं तो करती ही रहती हूँ अल्लाह के फजल से। सारे किया करें क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के माइंड में जो चीज़ें, देखो टीचर ने खा थोड़ी जाना होता है। मैंने कभी किसी को खाया? यस सर, आप कोई खाते। जब टीचर कुछ भी नहीं कहता, उल्टा मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं। आप लोग डरपोकों की तरह बैठे होते हो, जैसे वो चूजे नहीं बैठे होते डर के, ऐसी बात है ना? नो सर, फिर डरे नहीं तो फिर आप कहते हैं डरते भी नहीं है मुझसे। बेटा डरने से मुराद ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन किया करो। क्वेश्चन करने टाइम डर नहीं होता, क्वेश्चन सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन किया करो, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नहीं करोगे, डर के बैठे रहोगे, जी पता नहीं क्या हो इंशाल्लाह जाता सर है। नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन किया तो पता नहीं सर क्या कहेंगे। मैंने क्या कहना है, लगे बंदे, आप लोग फ़ी दे रहे हो तो आप लोगों का राइट बनता है, आप लोग पूछा करो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जी सर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।